हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है और इस चैप्टर्स का हम आपको क्या करेंगे, स्कैनर की सारी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसी के ये सिर्फ इसका नहीं, हर एक चैप्टर का स्कैनर की क्वेश्चन ऐसे ही आपको रिवाइज में कराऊंगा जैसे मैं आज रिवाइज कराया था। इस वर्किंग कैपिटल का 1 to 29 20 तक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप लोग को कंप्लीट किया था, ठीक है ना। देखिए, हमारे जो इंस्टीट्यूट्स के ऑनर है CS नितेश कुमार जायसवाल सर, वो आप लोग की प्रॉब्लम को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है, बहुत ही ज़्यादा सोचते रहते हैं। सर से और मुझे डिस्कस हो गई इस बात की कि सर आप यूट्यूब पे क्लासेस क्यों रखे हुए हैं सारे। तो उन्होंने कहा कि सर हम अपने बेटरमेंट के लिए नहीं, हम स्टूडेंट्स के बेटरमेंट के लिए जो भी होगा वो हम करते रहेंगे। हमारा ये एडवाइस था कि नहीं सर, हम यूट्यूब से क्लासेस हटा दें, हम ऐप्स पे क्लास ऑलरेडी दी है बच्चों को और बहुत दिन हो गया यूट्यूब पे रखे हुए, हम क्लास को हटाए। लेकिन सर हमारी बात को नहीं माने। सर ने कहा नहीं सर, हम स्टूडेंट्स की बेटरमेंट के लिए सोचते हैं, हम स्टूडेंट्स के लिए जो भी होगा हम करेंगे। आप लोग क्या कीजिए, सारी स्कैनर की क्वेश्चंस कराइए, सारी यूट्यूब पे रखिए, ताकि बच्चों के साथ लाइव आइए, जो कि बच्चों की प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व कीजिए। सारी चीज़ें नितेश सर आप लोग के लिए कर रहे हैं। नितेश सर टीचर का भी मार सर है, टीचर भी उनके अगेंस्ट हो गए हैं। टीचर कह रहे हैं कि सर नहीं ऐसे कीजिए, फिर भी वो आप लोग की बेटरमेंट के लिए आप लोग की बातों को मानते हुए इस तरह की एक्टिविटीज आप लोग कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम वर्किंग स्कैनर में 1 to 20 तक क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने कर चुका है आप लोग। आज मैं 20 ऑनवर्ड्स जो आपका स्कैनर का क्वेश्चन होगा हम वो करेंगे। इसके पिछले वाले क्लास में हुई थी, ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ये आपको वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। यहाँ पे विदिन 1 ईयर में, विदिन वन ईयर के अंदर जो एसेट्स होता है उसको करंट एसेट्स कहा जाता है, और विदिन 1 ईयर करंट लायबिलिटी हो जाता है, ठीक है ना बेटा। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हुई है, ठीक है, पहले भी। अब चलिए, हमारे पास जो क्वेश्चंस है, सबसे पहले आता है कि हमारे पास वर्किंग कैपिटल मेंटेन करने का 2 अप्रोचेज होता है। वर्किंग कैपिटल मेंटेन होने का 2 अप्रोच होता है। एक तो अप्रोच होता है जो इसको कहते हैं हेजिंग अप्रोच कहा जाता है, हेजिंग अप्रोच, और दूसरा अप्रोच होता है कंजर्वेटिव अप्रोच। तो हेजिंग अप्रोच क्या होता है? हेजिंग अप्रोच का मतलब होता है, इसको हम दूसरा नाम दे देते हैं एग्रेसिव अप्रोच, एग्रेसिव अप्रोच, एग्रेसिव अप्रोच भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है, ये आपको इन्वेंट्री आपको लो रखेगा, फॉलो स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी, कीप लेस कैश, लेस कैश। यहाँ पे उन्होंने इंक्रीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हायर रिस्क ऑफ बैड डेप्ट, यहाँ पे कंजर्वेटिव, हायर रिस्क ऑफ बैड डेप्ट, यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी इन शॉर्ट लॉन्ग रन, ये वाला, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एग्रेसिव अप्रोच का मतलब होता है, हेजिंग अप्रोच का मतलब होता है कि हम वर्किंग कैपिटल के लिए कम से कम पैसा रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम वर्किंग कैपिटल के लिए नहीं रखें, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सेस लगेगा। हम क्या करेंगे, क्रेडिटर से रॉ मटेरियल परचेज करेंगे क्रेडिट पे, हम उससे गुड्स बनाएंगे, और गुड्स बनाकर हम क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे। गुड्स बनाकर हम उसको क्या करेंगे, सेल करेंगे, और वो सेल करके हम क्या करेंगे, गुड्स बनाकर हम सेल करेंगे, और सेल करके जो पैसा आएगा हम दूसरे की लायबिलिटी को मीट करेंगे। तो मिनिमम, एकदम मिनिमम से मिनिमम कैश रखता है वर्किंग कैपिटल, ये एग्रेसिव अप्रोच। ये आपको मिनिमम से मिनिमम कैश रखता है, मिनिमम कैश। उन्होंने कीप लेस कैश, लेस कैश रखता है, ठीक है ना। तो इस दोनों में, इसमें क्या होता है, कंजर्वेटिव अप्रोच क्या कहता है कि नहीं, हमें जो वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता है, जो बिजनेस को साउंड ऑपरेशन करने की जो आवश्यकता है, बिजनेस को जो चलाने की आवश्यकता है, वो हम अप्रोप्रिएट निकालेंगे, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम वर्किंग कैपिटल रखेंगे। ये आपको एक्सेस रखता है, ये आपका एक्सेस वर्किंग कैपिटल रखता है, वर्किंग कैपिटल एज कैश। ये आपका मिनिमम रहता है, ये आपको क्या रहता है बेटा, मिनिमम होता है, मिनिमम रखता है। इसकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इज रिड्यूस, ये पैसा रखता ही नहीं तो रिड्यूस हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट इज ए नेट वर्किंग कैपिटल इज नील, वर्किंग कैपिटल में ऑलमोस्ट नील रहता है, लेकिन ये बार बार पैसे की रिक्वायरमेंट की इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि
क्यों पैसे की बार बार रिक्वायरमेंट होती है बेटा? क्योंकि इन्होंने पैसा रखा ही नहीं। ये सोचता है कि डिबेंट पैसा आएगा, सेलर करेंगे, डेटर से पैसा आएगा तो हम दूसरे की लायबिलिटी मीट करेंगे, एग्रेसिव अप्रोच कहता है। लेकिन भाई दूसरे से पैसा आएगा या नहीं आएगा उसकी सिक्योरिटी क्या है? तो उस सिक्योरिटी नहीं होने के कारण यहां पे फ्रीक्वेंट पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, और आपको द रिस्क ऑफ इंक्रीज एज अ फॉर्म्स वल्नरेबल सडन स्टॉक। आपको जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा, आप स्टॉक मेंटेन नहीं करोगे, तो उसमें आपको रिस्क इंक्रीज करेगा कि आपकी प्रोडक्शन बंद ना हो जाए। ठीक है ना बेटा? अब कंजर्वेटिव अप्रोच क्या करता है? एक्सेस वर्किंग कैपिटल में रखता है। इट इज अ लेस रिस्की। लेस रिस्की क्यों होता है बेटा इसका? क्योंकि पैसा हमेशा पास रखता है। फॉर्म्स एबल टू एब्जॉर्ब शॉक। फॉर्म में कोई आपको अगर मान लीजिए कोई अपॉर्चुनिटी आई, लेस प्राइस में स्टॉक मिल रहा है, कोई मटेरियल मिल रहा है, तो उसको परचेज करने के लिए एबल होता है फॉर्म। द फॉर्म डज नॉट फेस फ्रीक्वेंट फाइनेंसिंग प्रॉब्लम। फॉर्म को फाइनेंसिंग प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन पैसा एक्सेस रखने की उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई होता है, पैसा का कॉस्ट ज़्यादा लगता है। लार्ज इन्वेस्टमेंट इन ब्लॉक इन और टेम्प्रोरी वर्किंग ब्लॉक, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आपका ब्लॉक हो जाता है। ठीक है ना? ये दो मेथड है। अब आपको इसके क्या है, और एक तीसरा पॉइंट है मैं होल्ड लोअर कैश इन्वेंट्री। आपको एग्रेसिव में आपको कम से कम इन्वेंट्री स्टॉक करता है। फॉलो द स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी। स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी का मतलब होता है कि जब हमने सेल किया तो उसे बार बार फोन किया जाता है, पैसा दो पैसा दो पैसा दो। तो इससे हो सकता है कि आपका जो कस्टमर है वो आपसे नाराज हो जाए और वो आपको पैसा नहीं भी दे। और यहाँ पे क्या है, कीप्स लेस कैश बैलेंस, कम से कम कैश बैलेंस रखता है। ठीक है ना बेटा? और ये उनका है इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हायर रिस्क, हायर द बैड डेप्ट, शॉर्टेज ऑफ द लिक्विडिटी, लॉन्ग रन। ये सारी एक कंजर्वेटिव अप्रोच का है। तो प्लीज इसको माइंड में रखिएगा। इस पे बेस जो आपके स्कैनर में क्वेश्चन दिया हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यस प्रोफेशनल में 2004 में पूछा था, और फिर आपको यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसका भी आंसर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग पॉइंट बना के। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले 20 तक क्वेश्चन मैं पहले बना दिया था। एज पर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल केप्ट इन मिनिमल इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट। तो आपको कम से कम करंट एसेट में इन्वेस्ट करता है, तो कौन सा अप्रोच होगा? तो करंट एसेट में जो कम से कम पैसा रखता है वो एग्रेसिव अप्रोच होगा। कौन सा अप्रोच होगा बेटा? वो एग्रेसिव अप्रोच होगा। अभी मैंने डिस्कस किया था। ठीक है ना? अब देखिएगा, अब देखिए एज पर एग्रेसिव अप्रोच कंपनी फॉलोज होल्ड लोअर लेवल ऑफ इन्वेंट्री। एग्जैक्ट एग्रेसिव अप्रोच में है। फॉलो द स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी, हाँ जी है। कीप्स लेस कैश बैलेंस, ये एग्रेसिव अप्रोच का है। तो ये तीनों का तीनों आपका एग्रेसिव अप्रोच का नेचर है। तो हम क्या कर सकते हैं? ऑल ऑफ द अबव, या डी आंसर होगा। ठीक है? अब 23 इन अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन यूजेज इन्वेस्टमेंट हाई कैपिटल इन करंट एसेट। तो करंट एसेट्स में हाई जो यूज करता है उसको क्या कहा जाता है? कंजर्वेटिव अप्रोच कहा जाता है। दैट इज अ कंजर्वेटिव अप्रोच। हाई तो उसको कहते हैं कंजर्वेटिव। ये सेकंड पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? अब देखिएगा डिसएडवांटेज ऑफ द कंजर्वेटिव अप्रोच इज। डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकता है? डिसएडवांटेज में देखिएगा यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इज हायर। ये दोनों पॉइंट उन्होंने बोला है, ये दोनों पॉइंट पहले क्वेश्चन पूछा है। डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकता है? डिसएडवांटेज कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इज हायर, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, ब्लॉक इन टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल, ये सारे डिसएडवांटेज है। ठीक है ना? शॉर्टेज इन लिक्विडिटी इन लॉन्ग रन, ये भी डिसएडवांटेज है। अब आपको आइए डिसएडवांटेज, तो क्या इंक्रीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये भी एक डिसएडवांटेज है। हायर रिस्क ऑफ बैड डेप्ट, आपने पैसा बहुत ज़्यादा सेल कर दिया, डेट आपने डेटर में पैसा इंगेज कर दिया तो आपको बैड डेप्ट होने की चांसेस भी होती है। शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी इन लॉन्ग रन, शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी इन लॉन्ग रन, ये सारे डिसएडवांटेज है। किसके डिसएडवांटेज है? कंजर्वेटिव अप्रोच के डिसएडवांटेज है। ठीक है बेटा? अब देखिए हायर करंट एसेट्स अपन फिक्स एसेट्स, देखिएगा यहाँ पे एग्रेसिव अप्रोच, कंजर्वेटिव अप्रोच। करंट एसेट्स अपॉन फिक्स एसेट्स होता है, यहाँ पे करंट एसेट्स अपॉन फिक्स एसेट्स होता है, करंट एसेट टू फिक्स एसेट रेशियो।
इसमें आपका लो होता है, इसमें आपकी हाई होती है, ये हाई होता है। तो इन्होंने कहा कि हायर करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट रेशियो, हायर किसमें होता है, कंजर्वेटिव अप्रोच में होता है, कंजर्वेटिव अप्रोच में होता है। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव अप्रोच हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए आगे की ओर। अब आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वर्किंग कैपिटल साइकिल। इसको कहा जाता है ऑपरेटिंग साइकिल भी कहा जाता है, कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल। इसका कौन कौन सा क्वेश्चन कराऊंगा, 26, 29, 30, 31, 32 हो गया। देखिएगा, हमारे पास कैश होता है, इस कैश से हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल को हम स्टॉक करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में हम क्या करते हैं, इस रॉ मटेरियल को हम इतनी करते हैं, सप्लाई करते हैं, ताकि फैक्ट्री में सप्लाई करते हैं ताकि हमारी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए। और इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनने के बाद हम फिनिश गुड्स में अनाउंस करते हैं, फिनिश गुड्स। अब वो फिनिश गुड्स के बाद हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे सेल करते हैं तो डेटर के पास पैसा क्रेडिट पे चला जाता है। अब वो डेटर आपको क्या करता है, एक कैश फिर वापस कर देता है। तो ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या कहा जाता है कि हमारा जो कैश था कन्वर्ट करके, कन्वर्जन करके रॉ मटेरियल हुआ, और कन्वर्ट करके वर्क इन प्रोग्रेस हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स हुआ, फिनिश गुड्स का डेटर हुआ, और डेटर के बाद हमारे पास कैश आता है। वह पीरियड क्या है, वह कौन सा पीरियड है जिस पीरियड में हमारी कैश फिर सारी आपको रॉ मटेरियल होते हुए, वर्क इन प्रोग्रेस होते हुए, फिनिश गुड होते हुए, डेटर होते हुए अगेन कैश हो जाता है। तो इसका मतलब होता है, ये जो हम निकालते हैं, ये क्या निकालते हैं, एवरेज रॉ मटेरियल इन स्टॉक, हमारे स्टॉक में कितना होता है। और रॉ मटेरियल स्टॉक क्या करते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, रॉ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। ये आपको 365 या जो दिन दिया उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस में क्या फॉर्मूला बनेगा, एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट होता है, फैक्ट्री कॉस्ट होता है। अगर फैक्ट्री कॉस्ट नहीं दिया हो तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी होता है, कॉस्ट ऑफ सेल भी यहाँ लिया जाता है, इंटू 365। यहाँ पे क्या होगा, एवरेज फिनिश गुड्स इन स्टॉक, एवरेज क्या है आपका स्टॉक फिनिश गुड्स का रहता है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे हो जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाता है, इंटू 365 हो जाता है। यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है, एवरेज डेटर डिवाइडेड बाई सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट सेल होता है, 365 होता है। ये सारे का आंसर डे में आता है, सारे का आंसर किस में आता है, डेज में आता है। अब मान लो ये 45 हो गया, ये 50 हो गया, ये आपका 25 हो गया, ये आपका 40 हो गया, तो कितना आंसर हो जाएगा, 25 प्लस 70 हो गया, 120 हो गया, 160 डेज हो जाएगा, 160 डेज। इसमें हम माइनस करते हैं क्रेडिट पीरियड, क्रेडिटर साइकिल। तो एवरेज क्रेडिटर डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिट परचेज इनटू 365। अगर सपोज कीजिए ये आपको 60 दिन हो गया, तो हमारे पास कितना हो जाएगा वर्किंग कैपिटल साइकिल, 160 दिन में 60 दिन चल गया, 100 डेज वर्किंग कैपिटल साइकिल का मतलब क्या हुआ, 100 डे लगता है हमारी कैश सारी कंपोनेंट होते हुए फिर कैश बन जाता है। दैट इज अ वर्किंग कैपिटल साइकिल, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, क्या चीज लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग साइकिल रेफर द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन द इंटरप्राइजेज पेइंग कैश फॉर द मटेरियल, conversion of raw material into the goods and the finally realization of cash to the debtors। ऑपरेटिंग साइकिल रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड ये हो जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड आपका ये हो जाता है, फिनिश गुड्स पीरियड ये हो जाता है, डेटर्स पीरियड ये, क्रेडिटर पीरियड आपका ये हो जाता है, ये माइनस में होता है,
सबको ऐड करते हैं और यहाँ पे जो लिखा हुआ वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना बेटा। तो ये आपको बहुत अच्छे कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट पे हमारे पास कौन सी क्वेश्चंस है? क्वेश्चन है 26, 29, 30, 31, 32। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे, इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल मेथड्स ऑफ द कंप्यूटिंग वर्किंग कैपिटल। कौन सा मेथड है? इसमें ऑपरेटिंग साइकिल होगा, जो ऑपरेटिंग साइकिल इससे कहा जाता है। वर्किंग कैपिटल साइकिल का ही ऑपरेटिंग साइकिल। तो हम इसको नॉन रिकरिंग साइकिल ये सब नहीं है, आपको ऑपरेटिंग साइकिल इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग द वर्किंग कैपिटल, ये होगा। ठीक है, अब देखिएगा, which of the following is a method of estimate the working capital needs। कौन सा मेथड है? देखिएगा, करंट एसेट्स होल्डिंग पीरियड, कितना आपको होल्ड करते हैं, ये भी एक मेथड होता है वर्किंग कैपिटल निकालने का। अब यहाँ पे क्या था, रेशियो टू सेल, ये भी एक मेथड होता है। मैंने सेल के आपको कितना आप इसका 10% मान लो रॉ मटेरियल होगा, सेल का 20% मान लीजिए वर्क इन प्रोग्रेस होगा, सेल का आपको मान लीजिए 30% आपको फिनिश गुड्स होगा, सेल का डेटर कितना परसेंट होगा। ये सारी भी तरीका होता है वर्किंग कैपिटल निकालने का। फिक्स एसेट्स रेशियो, मैंने यहाँ पे फिक्स एसेट्स होगा, फिक्स एसेट्स का रॉ मटेरियल कितना परसेंटेज होगा, वर्क इन प्रोग्रेस कितना परसेंट होगा, फिनिश गुड्स कितना परसेंट होगा, डेटर कितना परसेंट होगा, माइनस क्रेडिटर कितना परसेंट होगा। ये भी एक तरीका होता है वर्किंग कैपिटल निकालने का। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड टू एस्टिमेट द वर्किंग कैपिटल। तो ये भी मेथड है एक वर्किंग कैपिटल निकालने का, ये भी एक मेथड है वर्किंग कैपिटल निकालने का, ये भी एक मेथड है वर्किंग कैपिटल निकालने का। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, बहुत अच्छा। फिर देखिए, करंट एसेट्स यूजुअली आर कन्वर्टेड इनटू अ कैश विद इन 1 ईयर होता है। अगर 1 साल के अंदर में कैश आ जाता है उसको क्या कहते हैं? करंट एसेट्स कहा जाता है। ठीक है ना बेटा। अब फिर देखिए यहाँ पे द इज द लेंथ टाइम बिटवीन द कंपनी आउटले इन रॉ मटेरियल वेजेस दिस। ये टाइम लेंथ जो बताता है कितने पीरियड बाद कैश हमारे पास आ जाएगा, उसको कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है बेटा? ऑपरेटिंग साइकिल। जस्ट अभी आपको समझाया था। ठीक है ना। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे उन्होंने कहा रॉ मटेरियल प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस फिनिश गुड्स प्लस डेटर माइनस क्रेडिटर्स। ये करने के बाद ये क्या चीज होता है? ऑपरेटिंग साइकिल के यही तो बराबर होता है, तो इसको ट्रू कहा जाएगा। इसको क्या कहेंगे? ट्रू। अब देखिएगा, जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया था कि इसके बेसिस पे निकाला जाएगा, इसके बेसिस पे निकाला जाएगा, इसके बेसिस पे निकाला जाएगा, तो उसको ये इसके बेसिस को यूज करते हुए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल साइकिल निकालनी है। तो हमने जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने रॉ मटेरियल इन्वेंट्री साइकिल मैंने बताया था, रॉ मटेरियल स्टॉक साइकिल मैंने बताया था। इसका फॉर्मूला मैंने क्या कहा था? एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, मैंने 1 साल में कितनी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है, इंटू 365 होता है, इंटू 365। ठीक है ना। अब आप देखिएगा, यहाँ पे कंजम्पशन नहीं दिया हो तो इसके प्लेस में हम परचेज भी लिख सकते हैं। परचेज जितना किया गया, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हो तो परचेज भी लिखा जा सकता है। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मैं ड्राइव कर रहा हूँ, एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाई रॉ मटेरियल परचेज। ये जो 365 हमने जो दिया था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 365 से मल्टीप्लाई 365 से डिवाइड हम करके ऐसे लिख सकते हैं। जब ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाई रॉ मटेरियल परचेज डिवाइडेड बाई 365, ऐसे भी फॉर्मूला हो सकता है। एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक, अब इसकी फॉर्मूला देखिए, पूरी साल में कितनी रॉ मटेरियल परचेज किया, पूरी साल में कितनी रॉ मटेरियल परचेज किया, डिवाइडेड बाय 365, डिवाइडेड बाय 365 हो गया।
पूरी साल में कितनी रॉ मटेरियल परचेज, उसको डिवाइडेड बाय 365, तो ये रॉ मटेरियल परचेज पर डे हो जाएगा कि नहीं, रॉ मटेरियल परचेज पर डे हो जाएगा, रॉ मटेरियल परचेज पर डे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या सकते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल पर डे, परचेज, एक ये भी फॉर्मूला, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल पर डे, ये हो जाएगा। ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, वो डेज में आएगा, डेज में आएगा, समझ गए। तो एक तो फॉर्मूला ये है, पूरी साल का दिया हो तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन या परचेज पूरी साल का दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला, अगर पर डे के हिसाब दिया हो तो 365 नहीं, डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूला से हम निकालेंगे। अब ये मैंने क्यों बताया, यहाँ पे उन्होंने बोला है क्वेश्चन में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ एवरेज वैल्यू पर डे बोला है, पर डे बोला है, इसलिए मुझे बताना पड़ा, ठीक है ना बेटा। तो ये के बेसिस पे हमें क्या निकालनी है, वर्किंग कैपिटल साइकिल निकालनी है। वर्किंग कैपिटल साइकिल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रॉ मटेरियल स्टॉक निकालना पड़ेगा, वर्क इन प्रोग्रेस निकालना पड़ेगा, फिनिश गुड निकालना पड़ेगा, डेटर निकालना पड़ेगा, फिर क्रेडिटर निकालना पड़ेगा। अब उसको माइनस, क्रेडिटर को माइनस करके इस सबको ऐड करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, एवरेज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, डेटर का कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, क्रेडिटर कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, परचेज रॉ मटेरियल का कितना आपने किया है, ये किया है, कॉस्ट ऑफ सेल कितना किया हुआ है, ये किया हुआ है, और सेल्स कितना किया हुआ है, ये किया हुआ है। तो इससे आपको रॉ मटेरियल स्टॉक निकलेगा, इससे आपको वर्क इन प्रोग्रेस निकलेगा, क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल डायरेक्ट दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ उसी के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे निकालेंगे। इससे हम वर्क इन प्रोग्रेस निकालेंगे, इससे हम फिनिश गुड्स निकालेंगे, दो चीजें इससे निकालेंगे, इससे डेटर निकालेंगे, और क्रेडिटर को भी हम इसी से निकालेंगे। परचेज और कंज्यूम्ड इक्वल है इसमें, ठीक है। अब इसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड आपको निकाला हुआ है, आपका एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय दिस पर डे, दैट इज इक्वल टू दिस। वर्क इन प्रोग्रेस निकाला हुआ है, ये और ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है बेटा, मैं ये पीपीटी आप लोग को भेज दूंगा, आप लोग क्या कीजिएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भेज दूंगा। डेटर को कैसे निकाला जाएगा, ऐसे निकाला जाएगा डेटर, और डेटर की पीरियड ये हो जाएगा। तो टोटल आपको करंट एसेट साइकिल आपके पास कितना आ जाएगा, 156 डेज, लेस क्रेडिटर साइकिल, क्रेडिटर साइकिल आपको इतना माइनस करेंगे तो 40 दिन, तो नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल आपको कितना हो जाएगा, 116 दिन। तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 116 दिन, ठीक है ना बेटा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था, कोई फर्क नहीं है। इन्होंने एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको दी हुई है, इन वर्क इन प्रोग्रेस का इन्वेंट्री दिया हुआ है, फिनिश गुड्स का दिया हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल का दिया हुआ है, अकाउंट्स पे एक डेटर हो जाएगा, ये आपको क्रेडिटर हो जाएगा, ये दिया हुआ है। एवरेज रॉ मटेरियल स्टोर परचेज ऑन द क्रेडिट पर डे, ये पर डे के हिसाब से दिया हुआ है। ये एवरेज रॉ मटेरियल स्टोर जो स्टोर करते हैं वो, और परचेज ऑन क्रेडिट कंज्यूम्ड, ये 10,000 दिया हुआ है। ये आपको एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यू रॉ मटेरियल कमिटेड पर डे, ये वर्क इन प्रोग्रेस के लिए दिया हुआ है। एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिनिश गुड्स के लिए दिया हुआ है। एवरेज सेल्स पर डे, ये आपको किसके लिए दिया हुआ है, ये आपको डेटर के लिए दिया हुआ है। अब इसका भी सेम उसी तरह बनाएंगे, रॉ मटेरियल के लिए ये हो जाएगा, वर्किंग फार्मूला वही होगा, फिनिश गुड्स का ये हो जाएगा, और डेटर का ये हो जाएगा 69, और एक क्रेडिटर आपका 18 डेज 51 डेज आंसर हो जाएगा। ये इसका फार्मूला मैंने बहुत अच्छे से पहले बनाया हुआ है, ठीक है ना बेटा। तो 51 डेज आपका आंसर हो जाएगा। अब आप आगे आइए, यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट असेसमेंट रिक्वायर्स, क्या क्या वर्किंग कैपिटल चाहिए आपको, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट असेसमेंट रिक्वायर, वर्किंग कैपिटल को असेसमेंट करने के लिए क्या क्या चाहिए। देखिएगा, हम सबसे पहले वर्किंग कैपिटल के लिए क्या करते हैं, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस,
फिनिश गुड्स, डेटर, कैश, प्रीपेड, करंट एसेट्स हो जाएगा ये। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर, फिर आउटस्टैंडिंग लेबर, आउटस्टैंडिंग वेजेज, ये सारी चीज चाहिए, ये करंट लायबिलिटी हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यही तो चाहिए। अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ये ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, ये भी ठीक है, डेटर्स हो गया, एंड ट्रेड पेबल, ये भी ठीक है, क्रेडिटर हो गया। कैलकुलेशन ऑफ कैश एंड कन्वर्टेबल दिस, ये सारे हैं। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए ये सारी चीजें चाहिए, तो इसीलिए क्या लिखा है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। 34 नंबर, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल इज अ साइन ऑफ द, अब देखिएगा आपने क्रेडिट पे परचेज किया हुआ है और आप पेमेंट नहीं कर सकते, तो आपको करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी आपका नेगेटिव आ जाए। ये 200 है या 300 है, आपके पास जो एसेट्स है उससे ज्यादा देने वाला रह जाए, तो आप क्या हो सकेंगे, तो फेंसिंग बैंक क्रप्टेंसी, ये आपको हो जाएगा, ये फेसिंग बैंकक्रप्सी, ये हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। जब आपको देने के लिए पैसा नहीं रहे तो यही तो हो सकता है, ठीक है ना। ये 35 नंबर क्वेश्चंस आपको रेग्रेशन लाइन पे है, इसको माइंड में रखिएगा, क्वेश्चंस को आप लोग से सिलेबस से नहीं है, और कोरिलेशन रेग्रेशन पे है, फाउंडेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। लीनियर रेग्रेशन मॉडल इज यूज्ड टू जज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल एस्टेब्लिशिंग द वर्किंग कैपिटल नीड्स फॉर द गवर्नमेंट। ये रेग्रेशन लाइन होता है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो आपको कितनी प्रोडक्शन करनी है तो कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए, दो कांस्टेंट के बेसिस पे निकाला जाता है, दैट इज जस्ट सेड टू बी द लीनियर रेग्रेशन, ठीक है ना बेटा, इसको माइंड में रखना है आपको। अब आपको आगे आइए, सोर्सेज ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल एज अंडर। दो टाइप का वर्किंग कैपिटल होता है, एक तो वर्किंग कैपिटल ऐसे होता है जो कि परमानेंट होता है, एक तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल होता है, और एक टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल होता है, ये मैं क्लास में बताया था। अब ये जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल, ये हम ओनर्स कैपिटल से भी लाते हैं, हम बॉन्ड फाइनेंस से भी लाते हैं, ट्रेड टर्म लोन से भी लाते हैं, लेकिन ज़्यादा ओनर्स कैपिटल होता है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा सोर्सेज क्या हो सकता है, तो ओनर्स कैपिटल भी हो सकता है, बॉन्ड फाइनेंसिंग भी हो सकता है, टर्म लोन फ्रॉम द बैंक एंड शॉर्ट टर्म लोन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी आपको परमानेंट वर्किंग कैपिटल ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ द वेरिएबल टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल। ऑनर फंड्स जो होता है वो टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल का फंड्स नहीं होता। ऑनर्स कैपिटल जो होता है, जो ऑनर की कैपिटल होता है, वो दो चीजों के लिए यूज करते हैं, एक तो फिक्स एसेट्स के लिए यूज करते हैं, परचेज फिक्स एसेट, और दूसरा हम परमानेंट वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करते हैं, टेम्पोररी के लिए हम उसको यूज नहीं करते। टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल के लिए क्या यूज करते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंस या टर्म लोन हम यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, ये वाला यूज करते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ द वेरिएबल टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल। तो ऑनर फंड्स है जो आपकी टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल का फाइनेंस नहीं करता, ठीक है ना बेटा। अब देखिए, द लेवल ऑफ फर्म्स नेट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी हैज अ बियरिंग ऑन इट्स। अगर एडुक्वेट करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी है, जितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए उतनी आपके पास वर्किंग कैपिटल है, नेट वर्किंग कैपिटल। बियरिंग इट्स, रिस्क को भी बियर करता है कि चलो भाई हमारी रिस्क नहीं है कि हमारे पास स्टॉक नहीं होगा, हमारे पास रिस्क नहीं है कि हम लायबिलिटी नहीं पे कर सकते हैं, हमारे पास रिस्क नहीं है कि फैक्ट्री में मटेरियल नहीं होगा, हमारे पास रिस्क नहीं है कि फिनिश गुड्स नहीं है, उस बात की। आज जब रिस्क नहीं है तो हमारे लिए प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा, तो इसीलिए द वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल आपका हैज अ बियरिंग, क्या कहता है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा, आपका रिस्क भी उससे बियर होगा, तो दैट इज अ बोथ ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द रिलेशनशिप बिटवीन
द रिलेशनशिप बिटवीन नेट वर्किंग कैपिटल एंड रिस्क सच दैट इफ द वर्किंग कैपिटल द फर्म रिस्क, अब सुनिएगा, द रिलेशनशिप बिटवीन नेट वर्किंग कैपिटल एंड रिस्क सच दैट नेट वर्किंग कैपिटल इंक्रीजेज। अब नेट वर्किंग कैपिटल अगर इंक्रीज करोगे तो रिस्क आपका किस बात की रिस्क, कि मटेरियल हमारी स्टॉक में नहीं होने का रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि पैसा रहेगा तो मटेरियल क्यों नहीं हमें स्टॉक करेंगे, हमारे पास मटेरियल स्टॉक करने का रिस्क, मटेरियल स्टॉक करके रखेंगे, मटेरियल के नॉन एबिलिटी के कारण हमारी प्रोडक्शन नहीं रुकेगा, ये बात है। हम वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करेंगे तो क्रेडिटर को पेमेंट करने का रिस्क हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा, हमारे पास कैश रहेगा तो हम डिक्रीज पेमेंट कर देंगे। तो वर्किंग कैपिटल जब इंक्रीज करेगा, यहाँ पे नेट वर्किंग कैपिटल हमारे पास जब इंक्रीज करेगा, नेट वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करेगा तो हमारे फर्म का जो रिस्क है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखिए, द ग्रेटर अमाउंट ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल इज लेस रिस्की द फर्म्स एंड वाइस वर्सा। बात उन्होंने वही उसी बात को बोला, वर्किंग कैपिटल यदि इंक्रीज करेंगे तो रिस्क आपका डिक्रीज करेगा, और वर्किंग कैपिटल डिक्रीज करेंगे तो रिस्क आपका इंक्रीज करेगा। किस बात की रिस्क भाई, रिस्क किस बात की? देखिए, हमारे पास मटेरियल अगर स्टॉक में नहीं रहेगा तो फैक्ट्री से हमारी मटेरियल की डिमांड आएगी तो हम उसको मीट नहीं कर पाएंगे, तो हमारी फैक्ट्री बंद हो सकती है, हमारी प्रोडक्शन रुक सकती है, हम पोटेंशियल कस्टमर को सप्लाई नहीं दे सकते हैं, हमारी पोटेंशियल कस्टमर दूसरे से हमारी प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू कर देगा, तो उस बात की रिस्क। हमारे स्टॉक में मटेरियल फिनिश गुड्स नहीं रहेगा, हम दो सेलर है, एक क्रेडिट पे सेल करता है, एक कैश पे सेल करता है, हमारे पास वर्किंग कैपिटल नहीं रहेगा, हम क्रेडिट पे सेल नहीं कर पाएंगे, और नहीं करेंगे तो हमारी बिजनेस चौपट हो सकती है, इस बात की रिस्क। ठीक है ना, तो वर्किंग इस बात की रिस्क होती है। तो वर्किंग ये दोनों रिवर्स में होता है, अगर वर्किंग में इंक्रीज करेंगे रिस्क कम होगा, वर्किंग में डिक्रीज करेंगे तो रिस्क इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये ट्रू है। फिर वर्किंग कैपिटल लीवरेज मे रेफर टू द वे इन व्हिच कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी इज अफेक्टेड इज अ पार्ट ऑफ इट्स। देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको यहाँ पे आपके स्टडी मटेरियल से दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल लीवरेज ये सीधे इस लाइन को रख दिया है, वर्किंग कैपिटल लीवरेज may refers in the way in which the company profitability affected in the part by its working capital management, working capital management। ठीक है ना बेटा, तो यहां से हम इसका आंसर दे सकते हैं, यहां से। तो उन्होंने क्या बोला है आपको, वर्किंग कैपिटल लीवरेज मैंने डेप्ट से वर्किंग कैपिटल को रेज करते हैं, मे बी रेफर्स डेप्ट, लीवरेज जहां पे आया वो डेप्ट आ जाता है। वर्किंग लीवरेज मे बी रेफर्स टू द बाय व्हिच द कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी इज अफेक्टेड बाय द पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होगा। ठीक है बेटा, अब वो जो मैंने जो लाइन आपको पढ़ाया वो आपको मैंने आपकी स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, वहां से उठाकर मैंने लिखा है, उसको जरूर पढ़ लेना, ये स्लाइड मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है ना बेटा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है सिर्फ। ठीक है ना बेटा, अब आगे की ओर बढ़िए। अब हमारे पास है कोर कमेटी, ये चोर कमेटी होता है। अब चोर कमेटी देखिए इन्होंने क्या कहा, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन पे स्टार्ट हुआ, 1979 में हुआ था। इसकी चेयरमैन कौन थे, के.बी. चोर, इसलिए चोर कमेटी कहा जाता है। कमेटी हैज़ द इंटरलिंक रिकमेंडेड एज फॉलो, ये 3 बात को फॉलो किया उन्होंने। इम्फेसिस, ये आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, आपका देख लीजिएगा, इंडेक्स में देखिएगा, इंडेक्स में चोर कमेटी दिया हुआ है ऑलरेडी। उन्होंने क्या, इम्फेसिस द नीड फॉर द रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑफ द लार्ज एंड मीडियम स्केल यूनिट्स ऑन द बैंक फाइनेंस फॉर द वर्किंग कैपिटल। टू ये 3 पॉइंट्स आपको दिया हुआ है जो इसकी रिकमेंडेशन में था।
अब वही तीनों पॉइंट्स इन्होंने आपको दे दिया है क्वेश्चंस में। द चोर कमेटी हैज इंटर एलिया रिकमेंडेड, तो ये तीनों पॉइंट जो आपके है ये इनका रिकमेंडेशन था। तो क्या रिकमेंड किया था, ये रिकमेंड किया था, ये रिकमेंड किया था, ये रिकमेंड किया था। ठीक है ना बेटा, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा। ठीक है बेटा, अब आप आगे की हो रही है, देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द पोजीशन एट द एंड ऑफ अ डे is the static position which is not representative of the entire year for the assessing the working capital। इन्होंने क्या कहा, किसी एक पार्टिकुलर ईयर पीरियड में, किसी एक पार्टिकुलर डे में आपने वर्किंग कैपिटल डिसाइड किया, वहीं आपका होल ईयर होगा, होल ईयर आपका होगा, ये हम कह नहीं सकते, ये कह नहीं सकते। ठीक है ना, तो इन्होंने कहा कि किसी पार्टिकुलर ईयर में, किसी पार्टिकुलर डे में जो वर्किंग कैपिटल आपने डिसाइड किया, वही वर्किंग कैपिटल आपको पूरे ईयर आपको होगा, ऐसा नहीं है। तो हाँ जी ऐसा नहीं है, ये बात उन्होंने सही कहा, दिस इज अ ट्रू। ठीक है ना, दूसरा मेक्स द मैनेजमेंट ऑफ कैश। मैनेजमेंट ऑफ कैश के बारे में थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ कैश। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, राइट द नोट्स ऑन द इम्पोर्टेंस होल्ड द कैश। देखिएगा कैश रखने की क्या क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। हम ट्रांजैक्शन के लिए हम कैश अपने घर पे रखते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि जो भी चीज़ हमें परचेज करनी है, हम उसके लिए कैश को अपने घर पे रखते हैं, उसके लिए कैश की मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है ना, दूसरा क्या होता है, प्रिकॉशनरी मोटिव, आपको प्रिकॉशन के लिए हम घर पे कैश रखते हैं। तीसरा क्या था, स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए क्या कैश पे रखते हैं कि कोई गुड्स यदि आपको कम प्राइस में अवेलेबल हो रही है तो आप उस गुड्स को परचेज करके होल्ड कर लेंगे, और जब प्राइस इंक्रीज करेगा तो उसको हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो कैश का मैनेजमेंट हम तीन मोटिव से करते हैं, एक तो ट्रांजैक्शंस मोटिव, एक तो प्रिकॉशनरी में मोटिव, प्रिकॉशन के रखने के लिए कैश रखते हैं, एक तो स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव का मतलब क्या होता है कि हम रिस्क लेकर हम कैश होल्ड करते हैं, और कोई चीप रेट में प्राइस मिलता है तो उसको लेकर हम परचेज कर लेते हैं। ठीक है ना बेटा, तो ये स्पेकुलेटिव मेथड, प्रिकॉशनरी मोटिव, ये तीनों आपका मेथड्स है कैश मैनेजमेंट करने का। इट इज द प्रूफ द मोटिव ऑफ होल्डिंग द कैश। कैश इज द इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी मीडियम। इट इज द कैश विच हेल्प्स टू कैरी आउट द ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म। ठीक है ना बेटा, अब एज द नेम सजेस्टेड कैश इज द ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्रिकॉशनरी रीजंस। कैश हेल्ड टू मिटिगेट द अनसर्टेनिटी। अब यहाँ पे मैंने समझाया आपको, ये तीनों तरीके से हम कैश मैनेजमेंट करने की मोटिव होता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है, मैनेजमेंट द कैश टू करेंसी फ्रॉम द बैंक बैलेंस एंड रिडीली मार्केटेबल सिक्योरिटीज। हम बैंक बैलेंस में कैश को रखते हैं और मार्केटेबल सिक्योरिटीज में रखते हैं। इसको कहाँ पे स्टडी करते हैं, तो कैश मैनेजमेंट में स्टडी करते हैं। ठीक है ना, कैश के बारे में स्टडी कैश मैनेजमेंट में करते हैं। मोटिव फॉर होल्डिंग द कैश क्या क्या हो सकता है, ट्रांजैक्शनल मोटिव होता है, स्पेकुलेटिव मोटिव होता है, कंटिजेंसी मोटिव होता है। मैंने कंटिजेंसी का मतलब क्या होता है, किसी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कोई खर्च की रिक्वायरमेंट आ जाती है तो उसके लिए भी हम कैश रखते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अब आपको देखिए यहाँ पे, फॉर होल्डिंग कैश बिकॉज कैश द मीडियम थ्रू द व्हिच इट ऑल ट्रांजैक्शंस फॉर द फॉर्म इज कैरिड आउट। सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं कैश को, कैश इसीलिए रखते हैं, मोटिव होता है। तो कौन सा मोटिव होता है, ट्रांजैक्शन मोटिव होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one is not the transactional motive holding the cash? कौन सा आपका ट्रांजेक्शनल मोटिव नहीं है, परचेज करते हैं तो वो ट्रांजेक्शन मोटिव है, पेमेंट ऑफ रेंट ये भी ट्रांजेक्शन है, या इन्वेस्टिंग कैश इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये ट्रांजेक्शन मोटिव नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट करने के पर्पस आ जाता है ये। ठीक है ना, ये ट्रांजेक्शन का मतलब आप परचेज कर लिए, कोई गुड्स को आपका लाइबिलिटी रेंट दे दीजिए, दैट इज नॉन ऑफ द अबव। तो आपका ये सी पार्ट आंसर हो जाएगा।
48 लेवल ऑफ कैश होल्डिंग डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। लेवल ऑफ कैश होल्डिंग किस किस पे, किसी बिजनेस, कोई आपका बिजनेस बहुत ज्यादा रिस्की है तो उसके लिए कैश रखते हैं हम। एक्सटेंड एंड रीच द बिजनेस, आपको बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए कैश रखते हैं। तो लेवल ऑफ कैश होल्डिंग डिपेंड्स अपॉन कि आपको कितनी कैश रखनी चाहिए, नेचर ऑफ द बिजनेस हो सकता है। एक्सटेंड एंड रीच ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का एक्सटेंड क्या है, कहाँ तक रीच कर सकता है, कहाँ तक पहुंच सकता है, उसके लिए हम कैश को होल्ड करते हैं। तो ये बोथ हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट आप चलते हैं। कैश एंड बैंक बैलेंसेज आर हेल्ड बाय द फर्म्स इन 3 मेजर फॉर्म्स। कौन कौन सा हो सकता है, कैश एंड चेक इन हैंड, बैलेंसेज विद बैंक, इन्वेस्टमेंट इन लिक्विडिटी। तो ये तीनों के लिए आपको कैश एंड बैंक बैलेंसेज आर हेल्ड बाय द फर्म्स इन 3 मेजर फॉर्म्स। 3 मेजर फॉर्म में क्या क्या हो सकता है, कैश, चेक, बैलेंसेज विद द बैंक्स हो सकता है, इन्वेस्टमेंट इन लिक्विडिटी, सिक्योरिटीज हो सकता है, ठीक है ना बेटा। तो ये तीनों कैश का ही रूप है मानिए तो, ठीक है। चलिए अब 50 नंबर, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द सक्सेसफुल कैश मैनेजमेंट स्ट्रेटजी आर रियलिस्टिक कैश फोरकास्टिंग फॉर द बिजनेस। मैंने कैश की कितनी रिक्वायरमेंट है उसकी फोरकास्ट करना, ये भी आपको क्या कहता है, रियलिस्टिक कैश फोरकास्टिंग विद द बिजनेस, ये भी आपका कैश मैनेजमेंट का एक स्ट्रेटजी होता है। स्पीडिंग ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन को स्पीड करना, ये भी कैश मैनेजमेंट का एक तरीका होता है, ठीक। स्पीडिंग आउट पेमेंट्स, पेमेंट को भी आप टाइम पे किसी को पेमेंट देने हैं वो भी आप अच्छे से दे दीजिए, ये भी कैश मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। तो ये और ये और ये सारे कैश मैनेजमेंट का एक पार्ट है, स्ट्रेटजी है, दैट इज द ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। फिर देखिए, बाय रियलिस्टिक कैश फोरकास्टिंग वी मीन दैट अ कैश फोरकास्ट फॉर द इंटायर ईयर शुड बी प्रिपेयर्ड एज इट्स कमेंसमेंट। इन्होंने क्या कहा, किसी भी पार्टिकुलर ईयर का टोटल कैश की कितनी हो रिक्वायरमेंट है उसकी फोरकास्ट करना, कब आपके पास होना चाहिए, जब ईयर यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे आपके पास जानकारी होनी चाहिए, ना कि यहाँ पे, मैंने जब आपको ईयर कमेंसमेंट हुआ तब से आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो ये वाला कमेंसमेंट हो जाएगा। रियलिस्टिक कैश फोरकास्टिंग वी मीन दैट कैश फोरकास्ट फॉर द इंटायर ईयर, इंटायर नेक्स्ट ईयर कितना कब से होना चाहिए, जब कमेंसमेंट होता है ईयर का तभी, जब स्टार्टिंग होता है तभी फोरकास्ट होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो ये कमेंसमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर द कैश फोरकास्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड द फर्म शुड इंश्योर दैट इन डे टू डे ऑपरेशन ऑफ कैश इंक्लूडिंग चेक शुड बी कलेक्टेड स्पीडीली। उन्होंने कहा कि कैश फोरकास्ट के बाद जो भी कैश की कलेक्शन होना चाहिए उसको स्पीड तरीके से, बहुत ही इंसेंटिव तरीके से, बहुत ही आपको मैंने तेज तरीके से उसको कलेक्शन करना चाहिए। हाँ जी, सही है या गलत है, एग्जैक्टली सही है, करेक्ट है, ठीक है। लिखिए, विथ स्पीडिंग ऑफ द कलेक्शन द फॉर्म शुड स्प्रेड आउट द पेमेंट एज फार एज पॉसिबल। उन्होंने कहा कि कलेक्शन के साथ साथ आपको जिसको पेमेंट की लायबिलिटी आपके पास है उसको पेमेंट भी करना चाहिए एज पॉसिबल एज। तो हाँ जी, ये भी सही है, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डज नॉट इंक्लूड, भाई कैश मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, डेटर मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल का पार्ट, डेटा मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, लेकिन कैपिटल बजटिंग वर्किंग कैपिटल का पार्ट नहीं है। कैपिटल बजटिंग क्या होता है, लॉन्ग टर्म एसेट्स को डिस्कस करता है। वर्किंग कैपिटल आपको क्या करता है, फर्स्ट क्लास में मैंने बताया होगा, शॉर्ट टर्म को डिस्कस करता है, ये शॉर्ट टर्म ये लॉन्ग टर्म, ठीक है ना बेटा। अब आइए, वर्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमेंसमेंट ऑफ द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल को स्टॉक करते हैं, ये स्टोर में होता है। हम वर्क इन प्रोग्रेस में रॉ मटेरियल को स्टॉक करते हैं, ये आपकी फैक्ट्री होती है। हम फिनिश गुड्स के रूप में हमारा आपको रॉ स्टोर करते हैं, ये आपका कहाँ पे होता है, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आ जाता है। देखिए, ये तीनों का तीनों आपका वर्किंग कैपिटल का इन्वेंट्री को बताता है।
मटेरियल को कितना आपने स्टोर में रखा हुआ है, मटेरियल को कितना आपने फैक्ट्री में रखा हुआ है, फिनिश गुड्स को कितना आपने स्टोर में रखा हुआ है, ये सारी आपकी क्या कहता है, कंपनी की इन्वेंट्री को बताता है। किसको बताता है? कंपनी की इन्वेंट्री को बताता है, कंपनी की इन्वेंट्री को बताता है। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री को बताता है। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री हैज द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो इन्वेंट्री में मैंने पढ़ाया होगा, कैरिंग कॉस्ट होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है, स्टॉक आउट कॉस्ट होता है। स्टॉक आउट कॉस्ट किसे कहा जाता है? अगर मटेरियल आपके स्टॉक में नहीं है और फैक्ट्री से आपको रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट हो गई और आप उस मटेरियल को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, जब मटेरियल को फुलफिल नहीं कर पा रही है तो आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, आपके वर्कर आइडियल बैठे रहेंगे, आप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो आप प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे तो सप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप अपनी पोटेंशियल कस्टमर को लूज कर पाएंगे। तो दैट इज अ स्टॉक आउट कॉस्ट। तो ये सारे क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग, द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री हैज द फॉलोइंग एलिमेंट्स। कैरिंग कॉस्ट, मटेरियल को होल्ड करने में कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, मटेरियल को लाने का कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट, मटेरियल नहीं होने का कॉस्ट। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कैरिंग इज द कॉस्ट कीपिंग मेंटेनिंग द इन्वेंट्री। आप लोग को फर्स्ट क्लास में इन्वेंट्री मैनेजमेंट में पढ़ाया होगा कि जब आपको मटेरियल को होल्ड करते हैं, होल्ड करने में इन्वेंट्री में जो कॉस्ट लगता है उसको कैरिंग कॉस्ट कहा जाता है। इसमें क्या 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 आता है? देखिए, स्टोरमैन सैलरी, स्टोर का रेंट, हीट एंड लाइट, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, ये सारे कैरिंग कॉस्ट का पार्ट होता है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम होता है, ये चीजें मैंने बताया हुआ है। देखिएगा यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ कीपिंग मेंटेनिंग इन्वेंट्री इन ए यूजुअल कंडीशन। ठीक है ना बेटा, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट इंक्लूड स्टोरेज कॉस्ट, ये आपको मैंने अभी बताया था। वेजेस कॉस्ट ऑफ पर्सनल असाइन टू द स्टोर, जो वो स्टोरमैन होता है। कॉस्ट ऑफ यूटिलाइजिंग इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जो भी टैक्सेस होता है वो भी आपको होल्ड करने में, जो इंश्योरेंस आपने किया हुआ है, कोई मटेरियल आपने होल्ड किया हुआ उसका इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो ये भी कॉस्ट आपको कैरिंग कॉस्ट का पार्ट होगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, तो ऑल ऑफ द अबव। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेवल ऑफ इन्वेंट्री। एग्जैक्टली, कैरिंग कॉस्ट 500 लग रहा है 100 यूनिट के लिए, कैरिंग कॉस्ट 200 यूनिट के लिए मान लो 800 लगेगा। अगर सपोज कीजिए 50 यूनिट करेंगे तो आपको हो सकता है 300 रुपये लगे। तो ये सारी लेवल ऑफ इन्वेंट्री के अनुसार कैरिंग कॉस्ट को लगेगा। ये वो बदलाया था, सही है, करेक्ट है। ठीक है ना बेटा, तो ये आपको करेक्ट है। दूसरी, is the cost associated with the placing each individual order for supply of raw material, store packing the material। अब सुनिएगा, हम क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं। इस ऑर्डर प्लेस के कारण हमारे पास क्या होता है, यहाँ से रॉ मटेरियल चलता है और सारी यहाँ तक आपकी स्टोर में आता है। तो यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है, प्लेसिंग द कॉस्ट ऑफ ऑर्डर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, टैक्सेस, इंश्योरेंस कॉस्ट, सारे आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है। तो इन्होंने क्या लिखा हुआ, क्या बोला है, देखिएगा, इज द कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्लेसिंग एन इंडिविजुअल ऑर्डर फॉर अ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, स्टोरेज, कीपिंग मटेरियल, स्टोर तक आने तक जो कॉस्ट होता है उसको क्या कहते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट कहा जाता है। दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये सारी चीजें मैंने क्लास में आपको बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है। ठीक है बेटा, तो 60 तक क्वेश्चन किया। हमारे पास 109 क्वेश्चन है, आपकी वर्किंग कैपिटल में 109 क्वेश्चंस है, और मैं समझता हूं कि नेक्स्ट क्लासेस में रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं आपको करके बता दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। आप प्लीज स्टडी कीजिए, सारी चैप्टर में एग्जैक्टली सेम वे से रिवीजन करा दूंगा। ओके, थैंक यू क्लास।